नमस्कार दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ा रीशफल देखने को मिला हमें मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर, जिसमें नए 36 मिनिस्टर्स को लेके आए गए और अपने पुराने कई मिनिस्टर्स से इस्तीफे ले लिए गए। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग कोविड और इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा मोदी गवर्नमेंट को। यही रीज़न था जो रीशफलिंग करी गई, जो कि उनके नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और दोबारा से जैसे पुराने डिसीजंस पे लोग कहते हैं मोदी गवर्नमेंट के कि ये अपने आप में विजनरी और मास्टर स्ट्रोक डिसीजन लिया है मोदी गवर्नमेंट ने। तो आइए देखते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसके पहले बात करते हैं फेमस रेजिग्नेशन की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि अब जिनसे अब रिजाइन करवा लिया गया है। और आप जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग भूल चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे, उनको बता दूं कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोनिल लॉन्च करी थी बाबा रामदेव के साथ मिलकर। और कुछ अपोजिशन लीडर तो अब ये भी कहने लगे हैं, कांग्रेस के अपोजिशन लीडर स्पेसिफिकली बोलूं तो, कि ये जो रिजाइन लिया गया है ये मोदी गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया है कि वो पूरी तरह से फेल रही है ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम में। पेंडेमिक को मैनेज करने में पूरी तरह से फेलियर रहा है उनका ये। और कुछ और भी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर हैं जो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी सही डिसीजन होता है तो उसके लिए क्रेडिट जाता है पीएम को, और अगर कुछ भी गलत होता है या कुछ भी गलत जाता है तो वो ब्लेम किया जाता है मिनिस्टर्स को। तो यही एक रीजन रहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन का जो रेजिग्नेशन लिया गया वो अपने आप में एक प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पीएम की इमेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है एक्चुअली। अब मैं बात करूंगा जो दूसरा मेजर रेजिग्नेशन हुआ वो होता एनवायरमेंटल मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी का, जिसमें कहा गया था कि इनके टर्म में ही वो कंट्रोवर्शियल ईआईए ड्राफ्ट आया 2020, जिसमें बहुत सारी जो पावर्स थी जो एक नॉर्मल बंदे सिटीजन से छीन ली गई थी। अगर ऐसा कुछ भी एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता कि वहाँ कुछ वायलेशन हो रहा है एनवायरमेंटल लॉ का, तो उसमें वो पावर सारी छीन ली गई थी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मेजर कारण रहा इनके रेजिग्नेशन के पीछे। तीसरा जो अपने आप में सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, जो मैं मानता हूँ कि वो एक अपने आप में रहा हमारे लिए, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी का जो रेजिग्नेशन लिया गया, जो कि रिप्लेस करा गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के थ्रू, जिनके टेन्योर में बताना चाहूँगा आप लोगों को। रमेश पोखरियाल जी के टेन्योर में एनईपी लॉन्च किया गया, एनईपी इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा डिसीजन था, जो मैं मानता हूँ। उसके पीछे इसके लिए मैंने एक अलग से पूरी एक वीडियो भी बनाई थी। एनईपी एक अपने आप में बहुत अच्छा डिसीजन था और ये एक अचीवमेंट था गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने एनईपी का इंट्रोड्यूस किया था। तो ये अपने आप में देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा धर्मेंद्र प्रधान को लाने के लिए रिप्लेसमेंट फॉर रमेश जी। तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जैसे कहा जाता है, जैसा हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा कि भाई पेट्रोलियम जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस को इतने आसमान पे पहुंचा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो अब बारी है एजुकेशन को भी कुछ उस आसमान तक लेके जाए, उनकी फीस को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो शायद मेरे को लगता है यही पीछे कारण होगा कि रमेश पोखरियाल जी से लेके और धर्मेंद्र प्रधान को इनका कार्यभार दे दिया गया। अब चौथा और आखिरी जो कहूँगा जो मेजर देखने को मिला रेजिग्नेशन, वो था आईटी कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का, जो कि देखने को मिला कि ये कंट्रोवर्शियल में उलझे रहे ट्विटर के साथ। तो ये पिछले कुछ वीक्स में, तो ये अपने में बहुत बड़ा रीज़न था इनसे रेजिग्नेशन लेने। अगर लोग कहते हैं कि ये जो रिशफल हुआ ये बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स को लेके हुआ, तो उसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास अपने आप में, मेरे जहन में आता है कि क्यों श्रीमती निर्मला सीतारमण को अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर रखा गया है, जबकि हम सबको पता है कि हमारी जो जीडीपी की हालत है वो डे बाई डे वर्स्ट होती जा रही है, और जो हमारी जीडीपी है वो माइनस में है। अगर आप सीतारमण जी से अगर क्वेश्चन कर लेते हैं जीडीपी के बारे में, तो वो बोलती हैं एक्ट ऑफ गॉड है ये। तो ये एक देखने वाली बात रही गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की, कि भाई उन्होंने क्या सोचकर, ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि भाई सीतारमण जी ही इस मिनिस्ट्री के लिए बेस्ट सूटेड हैं और बेस्ट फिटेड फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट के ऊपर, और आशा करता हूँ और ऐसा मुझे फील होता है कि मे भी एक दिन ऐसा आएगा जब निर्मला सीतारमण जी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जाएंगी। अब इस पर्टिकुलर चेंज के अलावा ऐसे 3 मुख्य और मेजर मिनिस्ट्रीज थी जो कि अभी तक अनचेंज्ड हैं, जो कि चेंज नहीं हुई, जिसमें पहला आता है नंबर होम मिनिस्ट्री अमित शाह, दूसरा नंबर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तीसरा नंबर आता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी का। तो अब अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस
जयशंकर जी का भी सभी को पता है कितना परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा पिछले कुछ सालों से जब से वो बने हैं उनका। और एक ऐसा वाक्य भी रहा जबकि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी रिहाना के एक ट्वीट के ऊपर जवाब देने के लिए। तो ये सबके लिए अपने में मेमोरेबल रहा, ये जो उनके क्षण थे जो उन्होंने कार्य करे अभी तक अपने पिछले सालों में। अब दूसरा जो बताऊंगा वो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जैसा कि सबको पता है कि जो बॉर्डर पे चाइना के साथ इश्यूज थे गलवान वैली के ऊपर, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और जो जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा कोई भी फेलियर नहीं रहा इंटेलिजेंस का गलवान घाटी पे, और जिसमें के साथ साथ गोदी मीडिया ने पूरी तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय उन्होंने अपनी आर्मी को ही ब्लेम करना। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है। मिनिस्टर की जो हमारे अमित शाह जी हैं, जिनको बीजेपी अपना चाणक्य मानती है देखा जाए तो वो भी अपने आप को बचाने में कामयाब रहे होम मिनिस्ट्री, और साथ साथ उनको एक अवार्ड भी दिया गया है जो अवार्ड बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और एक चीज़ और बता दूं कि हेल्थ में जो बेसिकली अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। और सभी को पता है दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी रही है पिछले कुछ दशकों से और कुछ सालों से देखा गया है, जैसे जो दिल्ली राइट्स हुए उसमें भी हमने देखने को मिला। बट हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस इंडिया की सबसे बेस्ट पुलिसिंग में से जानी जाती है। बट कहा जाता है ना, जब राजा खराब हो तो प्रजा ऑटोमेटिकली दिक्कत में आ जाती है। तो वही हाल दिल्ली पुलिस के साथ हो रहा है कि वहाँ जो हेड कर रहा है उनका हेड ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो ये जो 4-5 लोग थे जो अपने आप को रिटेन करने में कामयाब रहे। अब मैं बात करूँगा उन मिनिस्टर्स के बारे में जो वाकई में इस चीज़ के हकदार थे। उसमें सबसे पहला नाम आता है नितिन गडकरी जी का, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। बाकी में मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जनरली बहुत अच्छा काम किया डेवलपमेंट रोड्स के लिए कहूँ, और या मैं बात करूँ हाईवेज को डेवलपमेंट करने के लिए, वो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य करा है और वाकई में वो डिजर्व करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को। और ये जो दूसरा नाम बोलूँगा मैं आपको, ये वाकई में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा सभी के लिए, वो है पीयूष गोयल, जो कि बिल्कुल ही नितिन गडकरी की तरह ही काम करते हैं। बट इनके जो देखा गया हमें पिछले कुछ सालों में, उन्होंने रेलवेज को कैसे पूरी तरह से चेंज करा, रेलवेज में नए नए डेवलपमेंट करे, और उसकी बट देखने को मिला कि रेलवे पोर्टफोलियो उनसे छीन लिया गया है, ऑल्दो उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं अभी भी। तो ये कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्होंने रिटेन करा, और जिसमें कि कुछ चेहरे सरप्राइजिंग रहे रिटेन करने में मिनिस्ट्रीज को, पोर्टफोलियो को, और कुछ ऐसे थे जो बात करता हूँ जो कुछ चर्चित चेहरे हैं जो नई कैबिनेट में आए हैं। वो हैं एक सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवे और आईटी, जो कि अश्वनी जी हैं, जो कहा जाता है वन ऑफ दी हाईली क्वालिफाइड पर्सन में से हैं पूरी कैबिनेट में। अगर बात करूं अभी जितनी भी नई कैबिनेट आई है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। ये एक्स IAS भी थे और कुछ एक कंपनीज के CEO भी रहे हैं और बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल रहे हैं। तो इनको लाया गया है रेलवे मिनिस्ट्री और IT के अंदर। और अब जो दूसरा सबसे चर्चित चेहरा जो समझ में आया मुझे जो था, वो था हेल्थ मिनिस्टर हमारे मनसुख जी पहले ही दिन से ट्रोल होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनके पुराने ट्वीट्स देखने को मिले जिसमें उन्होंने इंग्लिश की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो सबको देखने को मिला। और वो अपने आप में एक कहूँगा बहुत नेग्लिजिबल बात है। मे बी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की इंग्लिश बहुत ख़राब हो सकती है। तो ये एक पैरामीटर नहीं है किसी भी मिनिस्टर के लिए कि वो अपनी पोर्टफोलियो को वाकई में एक तरह से काम कर पाएगा उस पोर्टफोलियो के अंदर या नहीं कर पाएगा। बट हाँ, जितना मुझे समझ में आता है उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड को देख के और उनके एक्सपीरियंस को देख के, तो मुझे इसमें कम ही लगता है कि उनको एक्सपीरियंस है वो बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री का। वो एक तरह से MA पॉलिटिकल साइंस से हैं, ग्रेजुएट। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना वो इस पोर्टफोलियो को आगे ले जा पाएंगे, और कितने जो चैलेंजेस हैं इंडिया के पास, जो अभी भारत के हमारे पास और जो मोदी सरकार के पास पेंडेमिक के टाइम पे और जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उसको वो कैसे लेके जाएंगे, ये अपने आप में देखने योग्य होगा और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। कुछ एक बात जो जनरली मुझे बहुत अच्छी लगी इस न्यू कैबिनेट रिशफल की, जिसमें ये था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इससे पहले 4 मिनिस्टर्स हुआ करती थी कैबिनेट मिनिस्टर जो कि फीमेल थी। अब बढ़कर ये इन टोटल 11 हुई हैं, यानी कि 7 और प्लस हुई हैं इसके अंदर, तो ये इन टोटल 11 हो चुकी हैं। तो ओवरऑल जो दोस्तों जो रहा अभी तक का 77 मिनिस्टर्स हो चुके हैं अब तक।
और जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उस टाइम सिर्फ 43 मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनके कैबिनेट में। और ऐसा कहा जाता था कि मोदी गवर्नमेंट का स्लोगन रहा उस टाइम के मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। बट और ऐसा भी देखने को मिला कि हाँ, गवर्नमेंट इसी के आधार पर काम करेगी जिसमें कि वो एफिशिएंटली इंक्रीज कर पाएगी और करप्शन को रिड्यूस करने का उसका मोटिव है बिहाइंड दैट। बट पिछले कुछ देखा जाए पिछले 7 साल में ये नंबर जो मिनिस्टर्स का था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, जो कि था 43 से 77 जो हो गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रही और जो ये रहा, ये अपने आप में कुछ चीज़ें उनको जो एक हाईलाइट्स थी जो इस पूरे कैबिनेट की, वो यही रही कि जो गवर्नमेंट का पिछला जो स्लोगन था मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का, अब वो हो गया मैक्सिमम गवर्नेंस विद मैक्सिमम। इस पूरे रीशफल के पीछे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अपने आप में राय है कि ये वाकई में जो सच्चाई है, वो सच्चाई इंक्रीज नंबर ऑफ मिनिस्टर करने के पीछे ये है कि अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस हैं। तो अगर गवर्नमेंट की बात माने तो ये साथ साथ पेंडेमिक के साथ साथ जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई है उसकी इमेज को सुधारने के बजाय ये बेसिकली इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है देखा जाए तो। और अपनी जितनी भी अलायंस पार्टी हैं और अलायंस पार्टी के साथ अकोमोडेट करने की कोशिश करी गई है। तो ये एक रीज़न है क्रिटिसिज्म झेलने का मोदी गवर्नमेंट के एक्सपेंशन का, जो उनके कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। साथ साथ ये भी देखने को मिला कि यूपी से ही 6 से 7 मिनिस्टर इस टाइम नई कैबिनेट में दिए गए हैं। तो ये एक तरह से देखने को मिलता है कि हाँ, वाकई में ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो वाकई में कुछ ना कुछ उसके पीछे बैकग्राउंड सही लग रहा है। दूसरी चीज़ जो क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है वो गवर्नमेंट के पिछले डिसीजन को देख लीजिए आप, चाहे फार्मर डिसीजन ले लीजिए या एनवायरमेंटल डिसीजन या किसी भी टाइप का डिसीजन ले लीजिए, उसमें यही माना जाता है कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज लिए जाते हैं, जो कि पीएमओ के थ्रू आते हैं। साथ ही साथ जो और ऐसा भी लोग मानते हैं कि पूरी एंटायर कंट्री को जो चला रहे हैं वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और ऐसा हमें कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देखने को भी मिला इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी में, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि पीएमओ हैज स्टॉप टू इंटरफेरेंस इन दैट एक्चुअली। तो उनका भी यही कहना था कि पीएमओ को हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो यही सब बातें हैं जिसके पीछे क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार को, जो कि वाकई में कुछ ना कुछ उसके पीछे, जैसे बता रहा था कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली मैं बात करूँ किसी भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो या इकोनॉमी रिलेटेड हो, वो बेसिकली लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीएम ऑफिस से। तो ये अपने आप में देखने योग्य होगा कि मिनिस्टर पुराने रखे जाएं या मिनिस्टर नए लिए जाएं या पढ़े लिखे लिए जाएं या अनएजुकेटेड लिए जाएं, तो इट हार्डली मैटर्स एक्चुअली। तो ये एक देखने योग्य बात होगी कि वाकई में क्या गवर्नमेंट अपना पैटर्न चेंज करेगी, अपनी सेंट्रलाइज जो उनका फंक्शनैलिटी है, पीएमओ से ही सारे काम होंगे, वो चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, या इस रीशफल के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण स्टेट इलेक्शन ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।